व्यवस्था के 73,000 करोड़ रुपए बचाने का रहस्य कोई नई चमत्कारिक दवा या कोई महंगी सर्जरी नहीं, बल्कि 5,000 साल पुरानी सांस लेने की एक तकनीक हो। ये सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है, लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इसी चौंकाने वाले सच से पर्दा उठाने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट। इसका शीर्षक है स्वस्थ आयु के लिए योग, एक वैज्ञानिक और रणनीतिक विश्लेषण। और अक्सर जब योग का नाम आता है ना, तो दिमाग में बस एक चटाई, कुछ अगरबत्तियां और शरीर को मोड़ने की तस्वीर उभरती है। हाँ, एकदम सही कहा। लेकिन आज हमारा मिशन ये स्पष्ट करना है कि कैसे योग केवल एक कसरत के दायरे से बाहर निकलकर ग्लोबल डिप्लोमेसी और क्लिनिकल साइंस का एक अचूक हथियार बन गया है, जो कि दुनिया भर की स्वास्थ्य नीतियों को बदल रहा है। तो चलिए इसे समझते हैं। और मेरा मानना है कि इस विषय को विस्तार से और क्रमानुसार समझना बहुत जरूरी है। तो साल 2026 के इस मुकाम तक पहुंचने की असल शुरुआत कहाँ से हुई? इस पूरी कहानी को क्रमानुसार समझने के लिए हमें एक दशक से भी ज्यादा पीछे 2014 में चलना होगा। 27 सितंबर 2014 का वो दिन वैश्विक कूटनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित किया था। सही, एकदम सही। लेकिन इसमें जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये नहीं है कि प्रस्ताव पास हुआ, बल्कि ये है कि ये यूएन के इतिहास में अब तक का सबसे कम समय में पारित होने वाला प्रस्ताव था। अच्छा, सबसे कम समय में? हाँ, और इसे 177 देशों का सह प्रायोजन मतलब को स्पॉन्सरशिप मिली थी। अब देखिए, कूटनीति की दुनिया में जहां देश छोटी छोटी बातों पर सहमत नहीं हो पाते, वहां बिना राजनीतिक बहस के 177 देशों का एक साथ आना चमत्कारी था। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दांव था। लेकिन मेरे मन में ना हमेशा से एक सवाल रहा है, आखिर 21 जून की तारीख ही क्यों? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब साल में 365 दिन होते हैं, तो क्या इस तारीख के पीछे कोई विज्ञान है या बस ऐसे ही कोई रैंडम चुनाव था? नहीं, ये बिल्कुल रैंडम नहीं था। इस तारीख के पीछे खगोल विज्ञान और प्राचीन मान्यताओं का बहुत सटीक गणित है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में समर सॉल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति होती है। ओहो, मतलब साल का सबसे लंबा दिन, जब सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा समय तक रहती हैं। बिल्कुल, और भारतीय परंपरा के अनुसार ये दक्षिणायन का प्रारंभ है। आध्यात्मिक विज्ञान मानता है कि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह ऐसा होता है जो अभ्यास के लिए सबसे अनुकूल है। और शायद इसीलिए एक पौराणिक मान्यता भी है कि इसी समय आदि योगी ने सप्तर्षियों को योग का ज्ञान दिया था। हाँ, तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर का उदय है जो वन वर्ल्ड वन हेल्थ के सिद्धांत को सच कर रहा है। मतलब कूटनीति और ब्रह्मांड विज्ञान का एक मास्टर स्ट्रोक। चलिए अब 2014 की उस शुरुआत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2026 की रिपोर्ट पर आते हैं। हाँ, जो कि आज का हमारा मुख्य विषय है। रिपोर्ट में हर जगह स्वस्थ आयु या हेल्दी एजिंग की बात की गई है, तो आज इसका व्यावहारिक लक्ष्य क्या है? इसका जवाब ना आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के सबसे बड़े पैराडाइम शिफ्ट में छुपा है। मतलब सोचने के तरीके में जो बदलाव आया है। वो कैसे? देखिए, मेडिकल साइंस ने लाइफ स्पैन तो बढ़ा दिया है, पर डेटा बताता है कि अगर कोई इंसान 85 साल जीता है तो उसका 70% हिस्सा ही सक्रिय रहता है, बाकी 30% हिस्सा बीमारियों में कटता है। तो अब विज्ञान का लक्ष्य सिर्फ लाइफ स्पैन बढ़ाना नहीं बल्कि हेल्थ स्पैन बढ़ाना है। बिल्कुल सही, रोग मुक्त और सक्रिय जीवन। इसे समझने के लिए मैं एक विंटेज कार का उदाहरण सोच रही हूँ। ये तो ऐसा है कि हमने कार को 100 साल तक गैरेज में खड़ा तो रखा, पर जब सड़क पर निकाली तो इंजन सीज हो गया। क्या बात है, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। हम नहीं चाहते कि इंसान सिर्फ जिंदा रहें, हम चाहते हैं कि वो बिना ब्रेकडाउन के दौड़े। हाँ, और जब इंजन सीज होता है तो सिर्फ उस इंसान को तकलीफ नहीं होती, पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। रिपोर्ट में जो भारत की सिल्वर इकोनॉमी का आंकड़ा है ना, 7,30,000 करोड़ रुपए, वाकई आंखें खोलने वाला है। एक मिनट, मतलब 7,30,000 करोड़ रुपए सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल पर खर्च हो रहे। जी हाँ, और इसमें सिर्फ दवाइयां नहीं है, नर्सिंग केयर, घर में बदलाव और वो छिपा हुआ खर्च भी है जब परिवार वालों को नौकरी छोड़कर देखभाल करनी पड़ती है। तो जब योग के जरिए वृद्धजन आत्मनिर्भर बनते हैं
तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ने वाला ये भारी बोझ सीधा कम होने लगता है। एकदम, ये सिर्फ स्वास्थ्य नीति नहीं, बहुत बड़ा आर्थिक बचाव है। ये तो कमाल का नजरिया है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। नीतियां और अर्थशास्त्र तब तक काम नहीं करते जब तक पीछे ठोस विज्ञान न हो। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है। हाँ, मतलब रिपोर्ट में जो पबमेड पर पब्लिश्ड 1207 रिसर्च पेपर्स का जिक्र है, क्या वो सच में कठोर विज्ञान है या बस लोगों से पूछ लिया गया कि योग करके कैसा लग रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। अक्सर लोग इसे बस एक फील गुड फैक्टर मानते हैं, लेकिन रिपोर्ट में जो क्लिनिकल डेटा है वो पूरी तरह से मापा जा सकने वाला विज्ञान है। तो इसे क्रमानुसार समझाएं। सबसे पहले दिमागी स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में याददाश्त खोने का बहुत डर होता है। हाँ, इसके लिए हठ योग का असर नापने के लिए हेजेस जी स्कोर का उपयोग किया गया है। ये कोई सर्वे नहीं है, सांख्यिकी का बेहद कठोर पैमाना है। तो ये हेजेस जी स्कोर आम भाषा में है क्या? आसान शब्दों में, अगर ये स्कोर 0.2 है तो असर मामूली है, 0.8 है तो बहुत बड़ा असर माना जाता है। लेकिन ध्यान यानी अटेंशन सुधारने में हठ योग का स्कोर 1.35 दर्ज हुआ है। 1.35? ये तो बहुत ज्यादा है। और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग में तो ये 1.82 है। मेडिकल साइंस में इसे चमत्कार माना जाता है, जैसे किसी एथलीट की स्पीड रातों रात दोगुनी हो जाए। 1.82 तो सच में हैरान करने वाला है। लेकिन शरीर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो उम्रदराज दिमाग की स्पीड बढ़ा रहा है? इसके पीछे है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब दिमाग के न्यूरॉन्स की नए कनेक्शन बनाने की क्षमता, जो उम्र के साथ कम हो जाती है ना? हाँ, पर योगासन करते समय संतुलन बनाना, सांसें नियंत्रित करना और दिमाग को वर्तमान पर केंद्रित करना, ये कॉम्प्लेक्स मल्टीटास्किंग दिमाग के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बन जाता है। अच्छा, तो नए न्यूरल रास्ते बनने लगते हैं। पर बुढ़ापे में एक और समस्या होती है, शारीरिक अस्थिरता यानी गिरने का डर। इस पर विज्ञान क्या कहता है? इस पर जो डेटा है वो जीवन रक्षक है। इसके लिए बर्ग बैलेंस स्केल या BBS का इस्तेमाल हुआ, जो संतुलन नापता है। तो इसमें क्या सुधार दिखा? योग से पहले बुजुर्गों का औसत स्कोर 43.48 था, जो योग के बाद बढ़कर 49.88 हो गया। ये बहुत सुरक्षित उछाल है। और शायद एक डर सूचकांक भी था ना, FES? हाँ, फॉल्स एफिकेसी स्केल, क्योंकि कई बार इंसान कमजोरी से ज्यादा डर के कारण गिरता है। ओह, मतलब घबराकर गलत कदम रख देना। बिल्कुल। योग के बाद ये डर का सूचकांक 41.35 से सीधे 32.81 पर आ गया। जब डर निकल जाता है तो फ्रैक्चर की दर में भारी गिरावट आती है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं इसके मैकेनिज्म को और गहराई से समझना चाहती हूँ। ये गहरी सांसें हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे प्रभावित कर रही हैं? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। चलिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से शुरू करते हैं। योग का सबसे गहरा असर हमारी वेगस नर्व पर होता है। वेगस नर्व, ये तो शायद दिमाग को शरीर से जोड़ने वाला हाईवे है ना? एकदम सही। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में होता है, लेकिन योग में जब हम डायफ्राम से गहरी सांस लेते हैं तो वो वेगस नर्व की मसाज करता है। अच्छा, मतलब एक फिजिकल मसाज। हाँ, और ये दिमाग को सिग्नल भेजता है कि सब सुरक्षित है, रिलैक्स हो जाओ। तब शरीर एसिटाइल कोलिन छोड़ता है, जो हृदय गति शांत करता है। मतलब हम सिर्फ सांस लेकर अपनी नसों को हैक कर रहे हैं। और हार्मोन्स या ब्लड शुगर का क्या? अंतस्रावी तंत्र पर भी सीधा असर है। वेगस नर्व के शांत होते ही स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है, और ब्लड शुगर के लिए ये इंसुलिन प्रतिरोध को तोड़ता है, जिसे होमा IR कहते हैं। वो कैसे? आसन के दौरान मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, इसलिए जी, मांसपेशियां अंदर जमा ग्लाइकोजन इस्तेमाल करती हैं और कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति फिर संवेदनशील हो जाती हैं। बिना दौड़े शुगर कंट्रोल करने का यह बेहतरीन तरीका है। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में शायद वो सिनोवियल फ्लूइड काम करता है, जो जोड़ों के लिए ग्रीस जैसा है। बिल्कुल सही। ये तो पूरी अंदरूनी वायरिंग रीसेट करने जैसा है, वो भी बिना दवा के। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल है, ये लैब्स का विज्ञान दूर दराज बैठे वृद्धों तक कैसे पहुंच रहा है? इसके लिए तकनीक और नीति दोनों का शानदार इस्तेमाल हुआ है। WHO और आयुष मंत्रालय ने मिलकर M योगा ऐप लॉन्च किया है। हाँ, इसके बारे में तो मैंने पढ़ा है। इसमें 12 से 65 वर्ष तक के लिए 3 से 45 मिनट के निशुल्क मॉड्यूल हैं। पर मुझे इसकी सबसे अच्छी बात जीरो डेटा कलेक्शन लगी। बिल्कुल,
आज जहां एक टॉर्च ऐप भी लोकेशन मांगता है, वहां यूएन का ये ऐप कोई निजी जानकारी नहीं लेता। हाँ, ये सिर्फ प्राइवेसी नहीं, कूटनीतिक भरोसे की मिसाल है। और नीतिगत स्तर पर भी तो काफी काम हुआ है ना? हाँ, बुजुर्गों के लिए सेज पोर्टल बनाया गया है जो एल्डर केयर स्टार्टअप्स को जोड़ता है। साथ ही आयुष मंत्रालय ने 10 विशेष योग प्रोटोकॉल डिजाइन किए हैं उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार। मतलब उन्हें कठिन आसन नहीं करने हैं। अब अगर जमीनी हकीकत देखें तो 14 जून 2026 को कलकत्ता के रेड रोड पर जो राष्ट्रीय समारोह हुआ वो तो अद्भुत था। वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 4 लाख से ज्यादा लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, और आसमान में अष्टांग योग की मुद्राओं का 3000 ड्रोन्स के साथ मेगा शो। और सबसे खास था इसे पारिस्थितिकी से जोड़ना। गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा को नमामि गंगे के साथ जोड़ा गया। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला भी बहुत अहम था। वो ट्रैफिक की बाधाओं वाला मामला। हाँ, अदालत ने स्पष्ट कहा कि नागरिक स्वास्थ्य यातायात की बाधाओं से ऊपर है। ये योग के सामाजिक महत्व पर न्यायिक मोहर थी। ये एक लैंडमार्क फैसला था। लेकिन समाज से मुझे एक शिकायत भी है। जब कोई चीज इतनी ग्लोबल होती है तो कुछ विकृतियां आती हैं। आप व्यवसायीकरण की बात कर रही हैं? हाँ, सोशल मीडिया पर योग बस कठिन शारीरिक मुद्राएं बनकर रह गया है। एक 75 साल के बुजुर्ग को तो लगेगा कि उसका शरीर बेकार है, ये असुरक्षा पैदा करता है। आपकी चिंता एकदम जायज है और रिपोर्ट भी इस भ्रांति को तोड़ती है। इसे समझने के लिए हमें भर्तृहरि नीति शतक को देखना होगा। उसमें क्या कहा गया है? उसमें स्पष्ट है कि योग शारीरिक प्रदर्शन नहीं है। इसका मूल आधार मानसिक शांति और सुलभता है। मतलब एक्सेसिबिलिटी। हाँ, अगर एक 80 साल का बुजुर्ग व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दे रहा है तो वो भी उसी योग अवस्था में है जिसमें कोई युवा शीर्षासन कर रहा हो। ये बात कितनी सुकून देने वाली है। योग कोई प्रतियोगिता नहीं है। खैर, इस पूरी क्रमानुसार चर्चा के बाद अब आगे क्या? रिपोर्ट में भविष्य के लिए क्या रणनीतिक अनुशंसाएं हैं? 3 बहुत ठोस सिफारिशें हैं। पहली, स्वास्थ्य बीमा में योग को निवारक चिकित्सा के रूप में अनिवार्य करना। अच्छा, मतलब अगर कोई योग कक्षाओं में जाता है तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट मिलेगी? बिल्कुल। जब जिम के लिए इंसेंटिव मिल सकता है तो योग के लिए क्यों नहीं? दूसरी सिफारिश आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से इसके ग्रामीण विस्तार की है, ताकि गांव के अंतिम छोर तक वो 10 विशेष योग प्रोटोकॉल पहुंच सकें। एकदम। और तीसरी है सेज पोर्टल का विस्तार, ताकि नवाचार करने वाले स्टार्टअप्स को और वित्तीय प्रोत्साहन मिल सके। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटे तो 2026 के योग दिवस ने ये सिद्ध कर दिया है कि योग अब सिर्फ व्यायाम नहीं रहा, ये वृद्धावस्था में गरिमापूर्ण जीवन जीने की प्रमाणित वैज्ञानिक कला बन चुका है। बिल्कुल, प्रज्ञा और विज्ञान का एक बहुत ही सफल संश्लेषण। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक साक्ष्यों का ये मिलन आने वाली पीढ़ियों का स्थायी मार्ग प्रशस्त करेगा। क्या शानदार सफर रहा ये सब समझने का। और इसी के साथ हम इस गहन विश्लेषण के अंत पर आते हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। वो क्या है? देखिए, आज जब पबमेड का डेटा, हेजेस जी स्कोर या वेगस नर्व के साक्ष्य उसी बात पर मुहर लगा रहे हैं जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बिना प्रयोगशाला के समझ ली थी। हाँ, ये तो है। तो जरा सोचिए, हमारी संस्कृति में ऐसी और कौन सी दैनिक आदतें या परंपराएं छुपी हैं जिन्हें हम शायद पुरानापन मान रहे? कौन जाने वो बस एक वैज्ञानिक मुहर का इंतजार कर रही हो ताकि हमारे इस आधुनिक जीवन को बचा सके। बहुत ही गहरा सवाल है ये सोचने के लिए। विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमें